हेलो। नमस्कार दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अपने अगली वीडियो पर। और इसमें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट पार्ट यानी कि अगले भाग के बारे में जानेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सी प्रोग्रामिंग के इतिहास पर, हिस्ट्री पर, यानी कि सी प्रोग्रामिंग बनी कैसे थी, क्यों बनी थी और किसने बनाई थी, कब बनाई थी, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं। ठीक है। तो सी जो है वो डेवलप की गई थी 1972 में एटीज एंड टीजवेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा, जो कि वहाँ पे एक ट्रेनी थे। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग से पहले भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही थी, जैसे पास्कल थी, फोर्ट्रॉन थी। ठीक है। इसके अलावा कोबोल थी। ठीक है? इस तरह की बहुत सारी प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डेनिस रिची को सी प्रोग्रामिंग बनाने पड़े? तो इसका कारण ये था कि ये जितनी भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक थी। यानी कि अगर मान लो इन प्रोग्रामिंग से मिलकर आपने कोई प्रोग्राम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया, तो वो केवल इन्हीं पर रन होगा, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होगा। यानी कि क्या होता था कि अगर यदि प्रोग्राम को यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्रामिंग आती है और उसको कभी विंडोज के लिए प्रोग्राम बनाना हो, तो क्या करना होता था? उसको प्रोग्रामिंग दोबारा से सीखनी पड़ती थी, यानी कि नई प्रोग्रामिंग उसको सीखनी होती थी। तो ये बड़ी समस्या थी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उस समय जो चल रही थी। तो उस समय दो लैंग्वेज और चल रही थी, एक तो थी बीसीपीएल, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और एक थी सीपीएल। कौन सी थी? सीपीएल, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो डेनिस रिची ने क्या किया कि इन दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मिलाकर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम दिया सी लैंग्वेज। और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी कि जिसमें बनाया हुआ प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता था। यानी कि इसका मतलब है राइट वंस, रन एनीवेयर। यानी कि एक बार आप राइट करो प्रोग्राम को और उसको कहीं भी रन करो, थोड़े से चेंजेस के साथ। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे पास मोस्टली स्मार्टफोन में दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, एक तो एंड्रॉयड और आईफोन में चलता है आईओएस। अब कुछ एप्लीकेशन एंड्रॉयड में चलती हैं, कुछ आईओएस में चलती हैं, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो दोनों में ही रन करती हैं। ठीक है। अब इसे ऐसे समझते हैं, ऐसे मान लो कोई एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बनाई गई है तो वो केवल एंड्रॉयड में ही वर्क करेगी, और कोई एप्लीकेशन अगर आईओएस के लिए बनाई गई है तो वो केवल आईओएस में ही वर्क करेगी। ठीक है। इसी तरीके से थी ये हमारी पुरानी लैंग्वेजेस, सी से पुरानी, यानी कि सी से पहले वाली जो लैंग्वेजेस थी वो कुछ इस तरीके की थी कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उसमें बनाया गया वो उसी में काम करेगा। लेकिन इसके बाद एक इंट्रोड्यूस हुआ हाइब्रिड एप्लीकेशन, हाइब्रिड मॉडल, जो आईओएस और एंड्रॉयड दोनों पे काम करता है। यानी कि थोड़े से चेंजेस के बाद हम उस प्रोग्राम को थोड़े से चेंजेस के बाद हम उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पे भी चला सकते हैं सेम एप्लीकेशन, और आईओएस पे भी चला सकते हैं। यानी कि अब हमें किसी नए टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को आईओएस पे चलाने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर में या स्पेशल एप्लीकेशन चाहिए, या फिर आईओएस के एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पे चलाने के लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो आईओएस एंड्रॉयड दोनों पे काम करती है। तो सी कुछ इसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी डेनिस रिची ने, जो उस समय जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स डॉस जो भी अवेलेबल थे उन सब पे काम करती थी थोड़े से चेंजेस के बाद। ठीक है। दूसरा, इसका जो सिंटैक्स था वो बिल्कुल ऐसा था नेचुरल लैंग्वेज की तरह। जिस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसी तरीके से हम इसके सिंटैक्सेस को इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते थे। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी केन थॉमसन ने एक और लैंग्वेज बनाई थी, बी लैंग्वेज।
उन्होंने भी प्रयास किया था कि कुछ इस तरीके का बनाया जाए, लेकिन वो भी, उसके साथ भी प्रॉब्लम यही हुई कि वो भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बन के रह गई। तो इसीलिए डेनिस रिच ने 1972 में इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टडी किया, और इनके जो सिंटैक्सेस थे उन सिंटैक्सेस को और इसकी जो प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन सबको कंबाइन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, सी लैंग्वेज। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अब बात आती है कि हम अभी भी सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ें, क्योंकि अब तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं और सी से इजी चल रही हैं। सी प्रोग्रामिंग से काफी इजी प्रोग्रामिंग चल रही हैं मार्केट में, जैसे कि पाइथन बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो हम पाइथन से पहले, इससे पहले हम सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखें, रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है, कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि पाइथन सी प्रोग्रामिंग या जावा और सी प्रोग्रामिंग, या फिर सी शार्प और सी प्रोग्रामिंग, या फिर ASP.NET और सी प्रोग्रामिंग, इन सब में क्या डिफरेंस है और क्यों हमें सबसे पहले शुरुआत में सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तो एक जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा इसका फीचर, वो फीचर क्या है कि एक तो हम सी प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली जो है हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके साथ डायरेक्टली हम कनेक्ट हो सकते हैं, बिट्स को और बाइट्स को मैनिपुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं, जबकि पाइथन या किसी और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम इस प्रकार की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो सबसे अच्छा फीचर है इसका वो ये है कि हम मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी हम डायरेक्टली जिस तरीके से हार्डवेयर में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं बिट और बाइट्स में, उसी तरीके से हम मेमोरी में भी हम एड्रेसेस को, जहाँ वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, हमारे वेरिएबल्स वैल्यू जो स्टोर होती है मेमोरी में रैम के अंदर, हम उन एड्रेस को सीधा सीधा मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो कि पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में ये सब ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। और तीसरा सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स बने हुए हैं, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस, जैसे मैं अभी ये टच पैड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका डिवाइस ड्राइवर सीपीयू को बताता है कि इस डिवाइस ड्राइवर से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। या आप जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव का जो डिवाइस ड्राइवर होता है, वो डिवाइस ड्राइवर सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है, या ये कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सीपीयू को ये बताता है कि उसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ठीक है। इसी तरह जब प्रिंटर हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो प्रिंटर का भी एक डिवाइस ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना होता है। उसका भी काम ये होता है कि किस तरीके से उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट किया जाए। तो ये डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो अभी भी सी प्रोग्रामिंग में ही बनते हैं। ठीक है, बाकी कोई और लैंग्वेज हार्डवेयर को लो लेवल तक, यानी कि हार्डवेयर लेवल तक मैनेज नहीं कर सकती है। इसीलिए अभी भी सी बहुत ज्यादा रिलीवेंट है। और प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत में सबसे पहले हमें सी प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, ताकि हम अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें, हमें पता चल सके कि हम बिट्स को और बाइट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से प्रोग्राम कंपाइल होता है। ये सारी चीजें हमें सी प्रोग्रामिंग सीखने में के समय समझ में आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसके हिस्ट्री के बारे में, सी क्या है, कब बनाई थी, कैसे बनाई थी। अब आगे चलते हैं। बाकी अगर किसी को और डिटेल में जानना हो किसी
कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, और आज भी सी इतनी रिलीवेंट क्यों है, डिटेल में अगर किसी को समझना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो इस पर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अगली है आपकी टॉपिक, सी इज अ मिडिल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सीधी सीधी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हार्डवेयर से हमारे, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू है, रैम है। ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम सीधे सीधे हार्डवेयर को मैनेज कर सकें। यानी कि सीपीयू को अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो डायरेक्टली दे सके, रैम को मैनेज करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैन रैम में मेमोरी को मैनेज करना, एड्रेस एलोकेट करना, एड्रेस को डीएलोकेट करना। ठीक है, तो इस तरीके के काम, बिट और बाइट्स का मैनिपुलेशन करना। ठीक है, तो ये सारे काम हम लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम सीधे सीधे हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है। ठीक है, ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है। ठीक, अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ओएस को से होते हुए हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि इनको बीच में इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी और दूसरे मीडिएटर की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये जो होती हैं, ये बिल्कुल एकदम जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे इंग्लिश में हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा, तो इस तरह की नेचुरल लैंग्वेज में ये होती हैं। यानी कि इसके सिंटैक्सेस जो होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में होते हैं। हम नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कोड लिखने के लिए हमें कोई भी लो लेवल कोड नहीं लिखना होता, यानी कि ऐसा कोड नहीं लिखना होता जो हार्डवेयर से रिलेटेड हो। हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, और दूसरा, ये थोड़ी स्लो होती है लो लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा। रीजन ये है कि लो लेवल लैंग्वेज सीधा के सीधा हार्डवेयर पे जाके एग्जीक्यूट होती है, और लो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जीक्यूट होने का तरीका ये होता है कि इनको मिडिल में एक मिडिलवेयर चाहिए होता है, जिस मिडिलवेयर की हेल्प से ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन सी मिडिल लेवल लैंग्वेज कैसे है? सी मिडिल लैंग्वेज इसीलिए है कि मैंने अभी बताया। देखो, सी की जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि उसको लिखने का तरीका है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज की तरह, यानी हम नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश का यूज करते हैं उसमें प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, दूसरा, लो लेवल के साथ इसकी कनेक्टिविटी ऐसे है कि हम बिट्स और बाइट्स को मैनिपुलेट बड़े इजीली कर सकते हैं।
इसीलिए यानी कि ये लो लेवल के साथ हार्डवेयर के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सी कैसी है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज है सी, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक। दूसरा, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, कि जैसे मान लो आज हमने कोई प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया और वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने कोई प्रोग्राम विंडोज के लिए बनाया हुआ है तो उसमें हल्के से चेंजेस करके मैं उसे लाइनक्स पे भी रन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एंटायर यानी कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही लाइनक्स के लिए दोबारा लिखना पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो सी एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए इसको रखा गया है कहाँ, मिडिल लेवल लैंग्वेज में। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक। अब प्रोसेस शुरू होती है कि सीखा कैसे जाए, सी प्रोग्रामिंग सीखने के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि इंग्लिश सीखने की स्टेप्स होती हैं कुछ। इंग्लिश कैसे सीखते हैं, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अल्फाबेट्स। उसके बाद हम सीखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स के बाद सीखते हैं हम सेंटेंसेस। और सेंटेंस के बाद ही हम सीखते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये स्टेप्स होती है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, इसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखें तो उसमें सीखने की कुछ स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहले उसमें हम सीखते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक, कैरेक्टर सेट के बाद हम सीखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स के बाद हम सीखते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन के बाद आता है हमारा प्रोग्राम, यानी कि ये स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट देखो क्या होता है। कैरेक्टर सेट में आते हैं आपके सबसे पहले अल्फाबेट्स, दोनों ही, स्मॉल और कैपिटल, A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल। उसके बाद आते हैं नंबर्स, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स। और तीसरे आते हैं आपके स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, जिसमें आपके प्लस माइनस परसेंट साइन, कैप साइन, डॉलर साइन, M% साइन, एस्ट्रिक साइन, ये सारे जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो सब स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। तो ये होता है सी भी प्रोग्रामिंग को ने सबसे पहले जो है हम कैरेक्टर सेट्स सीखते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, या ये कहें कि जो हमारे पास कैरेक्टर सेट्स यानी कि सिंबल्स हैं उनको किस तरीके से सही तरीके से लिखा जाए ताकि उनका एक मीन निकल के आए, उनका एक अर्थ निकल के आए, उसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था सिंटैक्स द वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स। और उसमें क्या होते हैं, यही कैरेक्टर सेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कुछ एक दूसरी ही कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो टोकन्स। ठीक है, टोकन्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम में जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, यानी कि जिनसे मिलकर प्रोग्राम बन रहा है, वो सब क्या कहलाएंगे, टोकन्स कहलाएंगे। ठीक है, ये जब अपन प्रोग्रामिंग पे आगे चलेंगे प्रैक्टिकल में, उस समय और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये समझ लो कि जो सबसे छोटी यूनिट भी है, यानी कि जिसका यूज उस प्रोग्राम में बनाने में, उस प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में हुआ हुआ है, उसको हम बोलेंगे टोकन्स। ठीक है, इसके बाद है कीवर्ड्स।
तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपने पास पहले से कुछ रिजर्व वर्ड रखती है, जिनका मीन यानी कि जिनका काम जो है वो यूजर नहीं बदल सकता। उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। एक्सप्रेशंस तो मोस्टली जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है उन्होंने पढ़ी होगी। एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, तो जैसे कि ये है एप्लीकेशन, ये है एक्सप्रेशन आपकी सी इक्वल टू ए प्लस बी मैंने लिखा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अब यहाँ ऑपरेटर कौन से है? देखो ध्यान देना, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो होता है, वो सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि ये प्लस सिंबल है। प्लस सिंबल किसको डिनोट कर रहा है? एडिशन को। यानी कि एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन, जिसे ये प्लस सिंबल डिनोट कर रहा है। और ये क्या है? इक्वल टू। इसका मतलब है कि हम इन दो वैल्यूज को, ए और बी की वैल्यूज को जोड़कर इसको सी को असाइन कर रहे हैं। तो ये किस ऑपरेशन को डिनोट करेगा? असाइनमेंट। ठीक है। यानी कि ये तो दो ऑपरेटर हो गए। ऑपरेटर का मतलब वो सिंबल जो किसी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। ऑपरेंड कौन से होते हैं? ऑपरेंड वो वेरिएबल या वो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि ए और बी, ये हैं आपके ऑपरेंड्स। यानी कि वो वैल्यूज जो उस ऑपरेशन में यूज हो रही हैं उनको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया? ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होता है? वो सिंबल्स जो किसी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। ऑपरेंड्स वो वैल्यूज जिनका यूज उस ऑपरेशन में हो रहा है। ठीक है, वो ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जो कि हम सीपीयू को सप्लाई करते हैं। जैसे कि तुमने कभी मान लो एमएस वर्ड चलाया हो, तो एमएस वर्ड में जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं फाइल सेव करने के लिए। फाइल मेनू में जाके सेव पे क्लिक किया तो एक इंस्ट्रक्शन चला गया सीपीयू के पास कि भाई इस फाइल को सेव करना है, या हम कंट्रोल एस प्रेस करके फाइल को सेव करते हैं। तो वो क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है जो सीपीयू के पास चली गई कि भाई ये काम करना है। तो उसी को बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन। तो सी प्रोग्रामिंग में, या ये कहेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चार तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इस टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का काम होता है कि हम जो भी वैल्यूज अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उनका टाइप डिक्लेयर करना कि वो किस तरह की हैं, कैरेक्टर टाइप हैं या न्यूमेरिक टाइप है। ठीक है। इनका काम क्या होता है इन इंस्ट्रक्शंस का? टाइप को डिक्लेयर करना, यानी कि जो हमारा सीपीयू उसको ये बताना कि ये जो वैल्यूज हमने यूज किया वो किस तरह की कैरेक्टर टाइप है या न्यूमेरिक टाइप है। ठीक है। बेसिकली ये भी आप यही समझ लीजिए कि दो तरह के टाइप होते हैं, कैरेक्टर और न्यूमेरिक। बाकी होते बहुत सारे हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरे होते हैं आपके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में आपके आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, यानी कि जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, यानी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करनी है उनके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, जैसे जो प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, एस्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, वो सब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। तीसरा है आपका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और उस इनपुट को प्रोसेस करके वो यूजर जो आउटपुट चाहता है, या यूजर ने जो इनपुट दिया है, और जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस या जो भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हैं, उनको प्रोसेस करके जो आउटपुट उसको दिखाना होता है, यूजर को देना होता है, वो आउटपुट और इनपुट हम इन इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। चौथे होते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनकी हेल्प से हम प्रोग्राम का जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी कि प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कब कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाएगा सीपीयू के द्वारा, उसे कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो,
कुछ और इसमें ऐसा रह गया हो जो मैंने नहीं बता पाया हो और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो और आप चाहते हैं कि ये नॉलेज औरों तक भी पहुंचे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि इनको प्रोग्रामिंग इजीली और सरल भाषा में सीखनी है। ठीक है, और सब्सक्राइब इसीलिए करना है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आपको मिल जाए, अपडेट, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, धन्यवाद। एक आखिरी बात जो बताना भूल गया मैं, अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने दोनों वीडियोस बनाए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हों और आपको ये स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको एमसीक्यूज और पूरा जो भी मैंने वीडियो का जो स्टडी मटेरियल जो मैंने यूज़ किया है इसमें, वो सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।